नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। देश अब कोरोना की जकड़ से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जहां एक और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी के ऊपर लौट रही है, वहीं राजनीतिक गतिविधियां भी अपनी तेजी पकड़ती जा रही हैं। उसी का नतीजा है कि आज देश में राजनीतिक हलचल के चलते, उसी हलचल के चलते आज कई बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जहां एक और पंजाब की राजनीति में जो एक कांग्रेस की अंतरकलह है, उसको सुलझाने के लिए आज एक बड़ी बैठक है और शायद उस सुलह को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिस पर हमने पिछले दिनों एक वीडियो भी किया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आज दिल्ली में हैं। उनकी भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा होनी है। वहीं दूसरी ओर जो कश्मीर में कुछ नई सुगबुगाहट सारा देश देख रहा है और यूं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 तारीख को सभी संबंधित व्यक्तियों की, पार्टियों की, सबकी बैठक बुलाई है, सबको अपने यहाँ बुलाया। तो उस बैठक की तैयारी के लिए और रणनीति बनाने के लिए कि उसमें प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं और हम उसका क्या जवाब देंगे, आज ही श्रीनगर में गुपकार गैंग की भी एक बहुत, गुपकार गैंग नहीं, चलिए गुपकार दलों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगने वाला है फारूक अब्दुल्ला के घर पर श्रीनगर में, जहां पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी अन्य संबंधित जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां वहां की हैं, वो सब मिलने वाले हैं और 24 तारीख को रणनीति बनाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज की एक राजनीतिक घटना अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है, वो है शरद पवार द्वारा बुलाई गई मीटिंग। उनको मराठा नेता कहें या उनको विपक्ष का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहें या उनको विपक्षी सभी पार्टियों को एक धुरी पर लाने की कोशिश में लगे हुए एक शिल्पकार कहें, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मराठा नेता शरद पवार जी ने आज जो अपने निवास स्थान पर मीटिंग बुलाई है, उसकी बहुत चर्चा है राजनीतिक हलकों में कि उसमें क्या होने वाला है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो यशवंत सिन्हा ने 2018 में राष्ट्रमंच बनाया, ये उसकी बैठक है और उसी के तहत सब लोग मिल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में जो चीज सामने आ रही है, वो है कांग्रेस का अनुपस्थित होना, यानी इसमें कांग्रेस नहीं है। हालांकि होने को तो यहां समाजवादी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, बहुजन समाज पार्टी भी नहीं होगी, टीडीपी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो एक यूपीए का स्वरूप है, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है, जो उसके बहुत बड़े घटक हैं, तो उनका आज जो यहां पर इकट्ठे बैठना है, वो अगर देश की राजनीति के लिए नहीं तो कम से कम यूपीए की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जो और कुछ हो या ना हो, लेकिन यूपीए की चेयरपर्सन के नाते सोनिया गांधी के नेतृत्व को जो एक चैलेंज दिया जा रहा है, उनके लिए एक खतरे की घंटी बजने जा रही है। अगर हम नजर डालें कि आज कौन कौन महत्वपूर्ण लोग उस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो आपको नजर आएगा कि उसमें सीपीआई भी है, राष्ट्रीय लोक दल भी है, आरजेडी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगा। इसके अलावा अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो केटीएस तुलसी उसमें आने वाले हैं, आपसे बहुत बेइज्जत होकर निकाले गए आशुतोष भी उसमें आने वाले हैं। कभी किसी जमाने में भाजपा के साथ जुड़े रहे या भाजपा के जो सबसे दिग्गज नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के निजी सलाहकार सुधींद्र कुलकर्णी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ऑफ कोर्स यशवंत सिन्हा तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो शरद पवार जो ये बैठक बुला रहे हैं, इस बैठक का मकसद क्या है? देखिए, इस बैठक से पहले अगर हम कुछ और इवेंट्स के ऊपर नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र में जिस तरह से
वहां की महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनकी तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है और विरोधाभासी बयानबाजी आ रही है। कभी नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ बयान देते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उद्धव ठाकरे किसी भी संदर्भ में बोलते हैं या किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जूते चप्पल चलाने की या चल जाने की बात करते हैं। संजय राउत कभी उसके बचाव में सामने आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात देखिए, संजय राउत लगातार इसमें शरद पवार जी के एक स्पोक्स पर्सन की तरह सामने आ रहे हैं कि जो भी एक्शन शरद पवार जी की तरफ से लिया जा रहा है, चाहे वो महाविकास अघाड़ी की सरकार से संबंधित हो और चाहे इस मीटिंग से संबंधित हो, वो लगातार उनके बचाव में बोल रहे हैं। अब ये उन दोनों की इंटरनली क्या युति है ये तो वही जानेंगे, क्योंकि जैसे कि वो एक अक्षय कुमार की फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें अक्षय कुमार बोलते हैं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो कुछ ऐसी ही अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है कि वो कब क्या बोल देंगे और क्या कर जाएंगे, ये बात जितनी शरद पवार जी पर लागू होती है, कमोबेश उतनी ही ये बात संजय राउत पर भी लागू होती है। वो कब क्या बोल देंगे किसी को कुछ नहीं पता, वो कब क्या रिएक्ट कर देंगे, कब किसी बात का बवंडर बना देंगे और कब किसी बवंडर को वो छोटी सी हवा के झोंके की तरह जाने देंगे। यू नेवर नो कि वो उनका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो शरद पवार जी का पिछले दिनों में 2 बार मिलना हुआ प्रशांत किशोर यानी पीके से। पीके ने जो पश्चिम बंगाल में एक रणनीति बनाई, चाहे उनकी रणनीति की ये एक रिजल्ट निकला या जो भी हुआ, ममता बनर्जी का दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आना, भारतीय जनता पार्टी का 100 सीटों से नीचे रहना, तो ये जो 2 बातें प्रशांत किशोर की कही हुई जब मूर्त रूप लिया, जब इन 2 चीजों ने, इन 2 बातों ने, तो उसके बाद से जो एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उनका कद एकदम से एलिवेट हुआ, बड़ा ऊंचाई पर गया। और फिर उसके बाद उनकी अभी पिछले दिनों में ही 2 बार जिस तरह से शरद पवार के साथ मुलाकात हुई और साथ साथ शरद पवार जी और एनसीपी की तरफ से जिस तरह से एक ऐसे संकेत आने शुरू हो गए कि यूपीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब कहने को आज यूपीए अस्तित्व में है भी या नहीं, यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन शरद पवार एक मराठा नेता होने के साथ साथ उनकी जो महत्वाकांक्षा है, या मैं उसको उच्चाकांक्षा का नाम दूंगा, वो जरूर एक उनके मन में एक लालसा जरूर है कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री बना देखना चाहते हैं इस देश का। और कुछ होना हो, कम से कम वो यूपीए का चेयरपर्सन तो बनना ही चाहते हैं। लेकिन जैसा सबको विदित है कि यूपीए के चेयरपर्सन के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर सोनिया गांधी जमकर बैठी हैं और वो उस पर से कब्जा बिल्कुल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो क्या शरद पवार इन सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर यूपीए जैसा ही कोई थर्ड फ्रंट बनाने की संभावना तलाश कर रहे हैं? ये जो उनका एक जो प्रयास है कि सभी दलों को एक साथ एक मंच के ऊपर लाना, हालांकि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी दूर है, पूरे 3 साल पड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इस तरह की तैयारी करनी हो, इस तरह की बड़ी तैयारी करनी हो, तो उसके लिए रणनीति बनाना, उस रणनीति को मूर्त रूप देना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लिए समय चाहिए होता है। राजनीति तो एक टेस्ट मैच की तरह है, यहाँ 20-20 और 50-50 मैच नहीं होता। यहाँ तो अगर आपकी पारी गई, आपकी बल्लेबाजी गई, तो अगली बल्लेबाजी के लिए आपको कुल 5 साल इंतजार करना पड़ता है। तो क्या ये उसी 2024 की तैयारी है? लेकिन अगर आप उसको, इस कार्यवाही को उस तैयारी के रूप में माने कि 2024 की तैयारी के लिए शरद पवार यूपीए को संगठित कर रहे हैं या यूपीए जैसा एक और नया मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पीके ने अभी जस्ट कल ही जो एक इंटरव्यू दिया, उनका इंटरव्यू प्रसारित हुआ एक टीवी न्यूज चैनल के ऊपर,
वहां पर उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 के लिए तो यूपीए का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपने उस इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस का रवैया समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए 2024 में कुछ नहीं रखा, तो निशाना कहां है? अगर निशाना 2024 होता तो कल प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में इस तरह का बयान नहीं देते। आपको याद होगा कि जब पहली बैठक हुई थी प्रशांत किशोर और शरद पवार की, तो उस टाइम पर राजनीतिक हलकों में कुछ लोगों ने यह माना था कि भाई चूंकि शरद पवार खबरों में बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए खबरों में बने रहने के लिए, कुछ सनसनी फैलाने के लिए उन्होंने पीके से मुलाकात की। लेकिन कुछ ही अंतराल के बाद एक बार दोबारा पीके के साथ उनका मिलना, चर्चा करना और आज की ये बैठक आयोजित होना, ये किसी लंबी रणनीति का ही हिस्सा है। वो बैठक स्वाभाविक तौर पर कोई शिष्टाचार बैठक नहीं थी, कोई रणनीतिक बैठक थी। तो ये विरोधाभास का अगर हम आकलन करें कि ये बैठक 2024 की तैयारी के लिए है या इसको सामने रखकर महाराष्ट्र में एनसीपी कोई नई गेम खेलने जा रही है, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। उसका कारण यह है कि आप लगातार देखेंगे कि महाराष्ट्र में कुछ ठीक नहीं चल रहा। भले ही शरद पवार कई मौकों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन कर चुके हैं या उनका बचाव कर चुके हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कब्जा जमाना या सरकार का खुद संचालन करना, महाराष्ट्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उनकी इस चिर परिचित इच्छा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो संभावना यह भी बनती है कि इस मीटिंग में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें दिखाई जाएं, क्योंकि जहां एक और आज की बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं है, वहीं आज की बैठक में शिवसेना भी शामिल नहीं है। और शिवसेना के वो विधायक प्रताप सरनाईक जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्कुल वांछित हैं, वो पत्र लिख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनको मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तो अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको ये बड़ा एक क्लियर पिक्चर निकलकर सामने आएगी कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बात राष्ट्रीय मंच की हो रही है, बैठक राष्ट्रीय मंच की हो रही है, चर्चा यूपीए के स्वरूप के ऊपर हो रही है, लेकिन निशाना महाराष्ट्र के ऊपर साधा जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल देखें तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अब जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक ये वाली मीटिंग हो चुकी होगी और इस मीटिंग की क्या परिणति निकलती है, उस मीटिंग से छन छन के क्या खबर बाहर आती है, मीडिया को ये लोग बाहर आकर क्या बोलते हैं, इसकी विवेचना करेंगे, अंदर की खबर निकालने की कोशिश करेंगे, अपने सूत्रों को भी टटोलेंगे। तब देखेंगे कि वाकई में शरद पवार क्या करने जा रहे हैं, या शरद पवार और पीके की ये जो नई जोड़ी बनी है, इस जोड़ी का असली मकसद क्या है। इसके ऊपर हमारी बराबर नजर बनी रहेगी और हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे और आपके पास नई से नई अंदर की खबर लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, लगातार दृष्टिकोण न्यूज देखते रहिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि उसके बाद ही जैसे ही हमारा वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन YouTube के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा। आपसे आपके लाइक का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, हम स्वागत करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।